मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका मेंटोर एंड एन यूपीएससी एस्पिरेंट राहुल चौधरी। तो जैसा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कुछ ज़्यादा ही हिस्ट्री देख ली थी कल। क्या आज हम वहीं से शुरू करेंगे? नहीं, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें हैं कि अंग्रेज़ कैसे आए, डच कैसे आए, हॉलैंड कैसे आए। मतलब जो पुर्तगीज थे, उन्होंने आके कैसे कॉलोनीज बनाई, कैसे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी अपनी, एटसेट्रा। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमारी जो पॉलिटी शुरू होती है ना, वो यहाँ से होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, इतना ज़्यादा पैसा कमा के लंदन पहुंचा रही थी, और एक प्राइवेट कंपनी होके इतना रूल एंड रेगुलेशंस उसने इस्टेब्लिश कर दिए थे हमारे इंडिया पे। और जब ये बात क्राउन देख रहा था कि एक प्राइवेट कंपनी इतना पैसा कमा के लेके आ रही है, तो क्यों ना हम भी अपना डायरेक्ट हाथ डालें वहाँ पे और अपने रूल एंड रेगुलेशंस स्थापित करें। और ये जो रेवेन्यू आ रहा है इंडिया से, या जो टैक्स के तौर पर जो मनी आ रही है, गोल्ड आ रहा है, एंड रादर देन मतलब मसाले वगैरह जो भी सबसे ज़्यादा चीज़ें जा रही थी, तो वो उन पर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ना। मोनोपोली मतलब यही कि एकाधिकार कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि बस मैं ही व्यापार कर सकती हूँ, और कोई छोटी मोटी कंपनियां अगर जाती थी ना वहाँ पे, तो वो उसको दबा दिया करते थे या दमन कर दिया करते थे, या हाई पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से उसे साफ करा दिया करते थे। तो क्राउन के जब दिमाग में ये बात गई कि इंडिया में वाकई इतना पैसा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इंडिया के लोगों को, इंडिया का प्रशासन और वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है, तो क्राउन ने फिर इंटरफेयर करना शुरू किया। वहाँ की जो क्वीन थी, यानी कि वहाँ का जो डायरेक्ट रूल था, वहाँ पे जो लोग राज करते थे, उन्होंने यहाँ पे आ, अपना इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, तो यही हम इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अलग रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे थे, तो उनको काबू करने के लिए ना क्राउन ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या रूल एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश करे। तो इसमें हम कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो पेन और नोटबुक अगर आप पहले से उठा रखे हैं तो अभी भी ले लीजिए, मतलब लिख लीजिए। ओके। हाँ, तो कुछ रूल्स एंड थे, मतलब पहले हम प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फिर जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम मेंस के हिसाब से इन सारे रूल एंड रेगुलेशंस को, और इनके बीच में छोटे मोटे जो आए थे ना, उनको भी थोड़ा गहराई से पढ़ लेंगे और आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। तो फर्स्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या मतलब, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यहीं से कहीं ना कहीं क्राउन ने शुरुआत कर दी, राइट। फिर इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ऐसे ऐसे करके फिर चार्टर एक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आते हैं। तो इन सारों को फर्दर हम डिस्कस करेंगे। इनमें क्या लिखा गया था, क्या इंडिया के लोगों के लिए जो है वो प्रशासन बनाया गया था, क्या इंडिया के लोगों को मतलब छूट दी गई थी इनसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये राहत हम देते हैं, ताकि भारत के लोगों का भरोसा ईआईसी से उठ के क्राउन की ओर चला जाए। क्योंकि ईआईसी पर तो वैसे भी भरोसा नहीं था लोगों को, क्योंकि उन्होंने तो सीधा लूट मार की नीति अपना रखी थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रूल एंड रेगुलेशंस लेके आए। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर 1833 का आया, फिर 1853 का आया। तो ये तीन चार चार्टर एक्ट्स आए, और फिर 1857 का रिवोल्ट हो गया। और उसके बाद क्राउन ने ना फिर 1858 का जीओआई एक्ट लेके आई वो। अब इनमें क्या हुआ था ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो जीओआई एक्ट में मतलब वहाँ के लोगों को कुछ राहत दी गई, मतलब राहत के लिए ऐसा सहानुभूति दी गई कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, और इससे आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि क्राउन भी ये चाहता था कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ ना, वो दोबारा इंडिया में ना हो, और उनका कंट्रोल इंडिया में बना रहे, क्योंकि उसने जड़ हिला दी थी, ब्रिटेन तक ये बात पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान किया था हमारे क्रांतिकारियों ने उस टाइम पे इनको। तो इस वजह से ये थोड़ी सी सहानुभूति इंडिया के लोगों के लिए दिखाना चाह रहे थे, पर असल में क्या दिखाई क्या नहीं दिखाई,
ये तो हम बाद में पता लगाएंगे, मतलब बाद में जब पढ़ेंगे इनको लिखेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। हाँ, तो उसके बाद फिर 1909 यानी 1909 का क्या एक्ट आया, जीओआई एक्ट ही चल रहे हैं। फिर 1919 का मार्टिन की चेम्स्फोर्ड आया। 1909 वाला मोरलेमेंटो था। एंड फिर एक्ट आया एक 1935 का जीओआई एक्ट, लास्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947 का ये आया। तो ये कुछ मेन मेन अधिनियम थे हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से, और इनको हम पढ़ेंगे कल से एक एक करके। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे। बीच में अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी मॉडर्न हिस्ट्री को भी अगर इसमें घुसाना पड़ेगा तो हम घुसाएंगे, राइट। तो आज इतना ही रखते हैं। हमने एक एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हम कुछ एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेटिंग से रिलेटेड एक्ट और कुछ क्राउन के डायरेक्ट एक्ट, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इशू कंट्रोल करने के लिए चार्टर एक्ट। तो ऐसा ऐसा करके हम कुछ पढ़ेंगे, राइट। राइट ना, यहाँ तक वीडियो देखिए ना। घबराइए मत, हम नोट्स भी देखेंगे, लिखेंगे भी। हाँ, तो मेरे नोट्स मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच।